थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। स्टार्ट होती है आज की हमारी सभा। आज मैं फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ ये लेके कि कैसे हम अपने विचारों के माध्यम से अपनी ज़िंदगियों को चेंज कर सकते हैं। कैसे कहा जाता है कि हम अपने बड़े विचारों से अपने भाग्य लिखते हैं। कैसे ये कहा गया था कि जहाँ चाह वहाँ राह। कैसे ये कहा गया था कि हम जो चाहे वो बन सकते हैं, हम अपने खुद शिल्पकार हैं, जैसा चाहे वैसे अपने को तराश सकते हैं। ये कैसे कहा गया था? इसका मैकेनिज़्म क्या था? तो हमारा विषय है कि फिर से हम लोग एक बार चर्चा करते हैं कि व्हाई ये क्यों? इस चीज़ को क्यों जानना? तो इसकी बहुत बड़ी जिज्ञासा थी चूँकि ब ये विद्या जो थी प्राचीन विद्या है हमारे यहाँ से बड़े लोगों ने यहाँ से आए, बाहर से लोग आए और इस विद्या को चुरा के लेके गए और फिर वहाँ से विद्या हमारी तरफ आ रही है। ये हमारी प्राचीन पद्धति थी। हमारे यहाँ के ऋषि-मुनि इस चीज़ को चिंतन मनन करके हमारे आपके लोक कल्याण के लिए ये विद्याएँ बनाई थी। बट किसी तरह से विदेशी आए और इस विद्या को हमारे यहाँ से लेके गए अपने यहाँ और एक नए फ़ॉर्म में हमें फिर वापस कर दिए। तो चलते हैं उस विद्या को समझते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो ये ऑस्ट्रेलियाई मूल की या ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली एक मैडम थी, जिनका नाम था रोंडा बर्न। उन्होंने एक सिस्टम अप्लाई कर दिया कि नहीं यार, ये बहुत बड़ा रहस्य है जिसको दुनिया से छुपा के रखा गया था। जो जानते हैं वो जानते हैं, आप कितनी बार भी सुने होंगे बट मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि ये सीक्रेट है, रहस्य है जिसको दुनिया से छुपा के रखा गया था। इसे आम आदमी तक पहुँचने ही नहीं दिया गया। आम आदमी अपने भाग्य के आधार पे, कर्म के आधार पर इन्वॉल्व लगा रहा, लेकिन आम आदमी को ये पता नहीं चल पाया कि हमारे भाग्य विधाता हम खुद हैं। कर्म ही पूजा नहीं है, विचार ही पूजा है। पहले विचार की पूजा उन लोगों ने किया, कर्म की पूजा हमें लगा दिया। तो हमें विचारों के बारे में समझना है, एक बड़ी अच्छा विषय है और हम चाहेंगे कि इस विद्या को हर व्यक्ति को जानना चाहिए, कैसे होता है? तो इसकी शुरुआत करने के लिए हम लोग फिर चलते हैं उस टॉपिक पे, जैसे टॉपिक था कि अगर हमें सीक्रेट को, रहस्य को समझना होगा, तो हमें कई सिद्धांत समझने होंगे। जैसे रहस्य का अगर हम आपसे सीक्रेट का हम आपसे एक परिभाषा पूछें, तो परिभाषा इसकी ये निकल के आती है कि हम जो सोचते हैं वही होता है। हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। तो जब हम जो सोचते हैं वही होता है, अगर ये सच है, तो लोग क्यों नहीं सोच के अमीर बन जाते? किसी को ये अटपटा लगता होगा कि सोचने से क्या होता है भाई? तो ये पूरे वर्कशॉप में आने के बाद उसको पता चल जाएगा कि नहीं, सोचने से ही सब कुछ होता है। तो सोचने का एक तरीका है हमारे पास, कैसे हम सोचते हैं। तो इस सिद्धांत को कि हम जो सोचते हैं वही होता है, इसको साबित करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग निकलते हैं, कुछ सिद्धांतों को समझते हैं, तभी समझ में आएगा। तो बात आती है कि सीक्रेट को समझने के लिए हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझना पड़ेगा सीक्रेट को समझने के लिए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी समझने के लिए हमें कुछ छोटे-बड़े सिद्धांत समझने पड़ेंगे। डायरेक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी समझ में नहीं आएगा। तो छोटे-बड़े सिद्धांतों में एक पहला सिद्धांत आता है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। कितनी बार चर्चा हुई। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ऐसे समझते हैं जैसे कि एक 5 मंजिला बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग पर से किसी व्यक्ति को फेंका जाएगा तो नीचे ही गिरेगा। वह व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा या अनपढ़ होगा, दोनों कंडीशन में नीचे ही गिरेगा। वह व्यक्ति बहुत बड़ा धर्मात्मा होगा या बहुत बड़ा पापात्मा होगा, नीचे ही गिरेगा। प्यून होगा चाहे पीएम होगा, नीचे ही गिरेगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हर किसी पर बराबर-बराबर लगता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत मतलब प्रकृति का नियम, नेचर। जो लोग ये सोचते हैं कि भाग्य मेरा खराब है, मेरे घर वाले मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, वो ये समझें कि कुछ नहीं है, ये सब सच ये है कि ये विचार से ही, हमारी सोच के हिसाब से ही होता होगा, नहीं प्रकृति का नियम सब पर बराबर लगता है। एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं। आप सोचिएगा कि ये कहा गया है जो कर्म ही पूजा है, उस पर मेरा विचार है कि अगर कर्म ही पूजा है, तो एक बड़ा व्यक्ति जो बहुत ज़िंदगी भर धर्मात्मा रहा है, उसको बिल्डिंग से नीचे फेंका जाएगा तो उसको नहीं नीचे गिरना चाहिए था ना, प्रकृति को आके गोद में उठा लेना चाहिए कि ना, 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 ना भाई, ये तो गिर ही नहीं सकता, ये तो बहुत बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति है। और एक बहुत बड़ा चंडाल व्यक्ति, उसको फेंका जाता है, वो भी वैसे ही गिरता है जैसे धर्मात्मा गिरता है। ये कहने का तात्पर्य ये था मेरा कि नहीं, सोचने के लिए थोड़ा-सा साइंस कहता है कि नहीं, प्रकृति का नियम सब पर बराबर लगता है। और दूसरा एग्ज़ाम्पल हम ले लें तो ये पता चलेगा कि प्रकाश सब पे बराबर पड़ता है, हवा सब पे बराबर लगती है। नेचर है ये सब। कहा गया है ना कि वृक्ष के बहु नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर। तो ये सिर्फ़ इतना प्रूफ करने के लिए ये बात होगी कि ऊपर वाले का जो नियम है सब पे बराबर लगता है। ऊपर वाले से किसी की दुश्मनी हो ही नहीं सकती। क्या दुश्मनी निकालेगा? क्यों हमारा भाग्य खराब करेगा वो? अब ऊपर वाले की नज़र हमारे पर कैसे पड़ती होगी, थोड़ा-सा सोच के सोचिएगा। पूरा यूनिवर्स एक व्यक्ति चला रहा है।
साइंस क्या कहती है कि पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स आपने देखा सब लॉ सब अट्रैक्शन आकर्षण के सिद्धांत पर चले हैं। अगर आकर्षण का सिद्धांत मिसमैच हो जाए तो हमारे सौरमंडल का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। सब एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं और कौन सी आकर्षण की शक्ति है जो एक दूसरे को बांध के रखे, नहीं तो गिर नहीं जा रहा है। जैसे हमारा शरीर भी बना है तो एटम से बना है, मॉलिक्यूल एटम जान ही रहे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बीच में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अगर उसकी चक्कर टूट जाए तो हमारा भी अस्तित्व खत्म हो जाए। मतलब सारा सिद्धांत आकर्षण के सिद्धांत पर है। अब ऊपर वाले में देखा जाए तो इस यूनिवर्स की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पृथ्वी तो जो हमने कहा कि दुश्मनी हमारी हो सकती है ऊपर वाले से, तो देखिए दुश्मनी कैसे होती होगी आप समझिएगा। जैसे हम यहाँ बैठे, हमारे बगल में चींटी जा रही है। अब चींटी से हमारी कौन सी दुश्मनी हो सकती है, और उसको हमको खत्म करना होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे थोड़ा सा उंगली रख देंगे, खत्म हो जाएगी। अब समझिएगा, उससे कोई दुश्मनी होने का सवाल ही नहीं है ना। दुश्मनी तो होती जिसका, आप समझ ही रहे हैं। बट हम ये कहना है कि नेचर जो है, पृथ्वी उसके नजर में क्या होगी, जब कि पृथ्वी से कितना गुना बड़ा सूरज है, कितने सौरमंडल है, कितनी मंदाकिनी, आकाशगंगा, कितना अगर उस पर जाएंगे तो आपका ये काम करना बंद कर देगा, हैंग करने लगेगा। इतना विशाल का ब्रह्मांड है हमारा। उस ब्रह्मांड में एक चींटी के बराबर पृथ्वी होगी, और इस पृथ्वी पर भी 800 करोड़ लोगों में से एक हम हैं। क्या नजर बन पड़ती होगी उसकी हमारे ऊपर कि हमसे दुश्मनी निकालेगा। अरे वो जैसे हम चींटी को ऐसे ऐसे कर देते हैं, वैसे वो पृथ्वी को ऐसे ऐसे कर देगा, या पूरे एक ब्रह्मांड को ऐसे ऐसे कर देगा। उससे हम तुलना कर रहे हैं, हमारी दुश्मनी है। एक थॉट है, एक विचार है, आपके इस माइंडसेट से निकल के बाहर आने में लेके ऊपर वाला हमारे भाग्य तय करता है। हम चाहे तो हम अपने भाग्य को लिख सकते हैं। ये कहा तो जरूर गया है कि कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। तो अभी जो हमने लॉ ऑफ ग्रेविटी बताया, सिर्फ इसलिए बताया इतना कि हम इसको बखूबी समझ जाए कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत यानी प्रकृति के नियम हम सभी पर बराबर लगते हैं। किसी से प्रकृति भेदभाव करती ही नहीं। एक टॉपिक खत्म। दूसरा टॉपिक आता है कि गुरुत्वाकर्षण के बाद चुंबकत्व का सिद्धांत। एग्जाम्पल के लिए समझना है, हमें समझना था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा हमें समझना था सीक्रेट, रहस्य, लेकिन हम समझ रहे हैं गुरुत्वाकर्षण। अब दूसरी बार समझने जा रहे हैं चुंबकत्व का सिद्धांत। तो चुंबकत्व के सिद्धांत में क्या होता है कि एक चुंबक होता है जो चुंबक को खींचता है। ये बचपन से हम लोग पढ़े आए हैं, तो इसलिए हमें आसानी होगी समझने के लिए कि बचपन से पढ़े हैं तो हमको आसानी हो जाएगी। चुंबक चुंबक खूब खेले हैं। अब इसको ऐसे समझते हैं कि इस सर पे हम चुंबक रख लेते हैं, ये यहाँ से ऊपर चुंबक रख लेते हैं 50 केजी का। अब इस चुंबक को, इसको बार बार इसलिए हम लोग बोलते हैं कि यही बहुत बड़ा रोल निर्वहन करता है अपनी जिंदगी में। इसको अभी बहुत बार सुने होंगे तो भी एक बार सुनने की कोशिश करेगा। बहुत रहस्यमयी चैप्टर है ये। यहाँ एक चुंबक रख लेते हैं। जब हम अब चुंबक हमारे सर पर है और हम निकलते हैं, इस चुंबक का वजन 50 किलोग्राम है, और 50 किलोग्राम छोटे छोटे चुंबक 25 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम के एक रास्ते पर 10-5 फीट की दूरी पर जंगल में बिखेर दिए गए हो, झाड़ियों में। हमें पता नहीं है वो चुंबक कहाँ है, लेकिन जब हम उस रास्ते से गुजरते हैं तो ये चुंबक चुंबक पर खटाखट चिपकता चला जाता है। हम नहीं चाहते कि चुंबक मेरे सर पर आए, क्योंकि 50 केजी ही हमारे लिए भारी है, और 50 केजी और आ जाएगा तो 1 कुंतल तो हम झेल ही नहीं पाएंगे। 1% मन नहीं है सर कि मेरे सर पर 1 कुंतल चुंबक आए। बट जब हम उस रास्ते से गुजरेंगे ना, तो चुंबक आएगा ही आएगा उस चुंबक के ऊपर, क्योंकि चुंबकत्व का गुण है, वो अट्रैक्ट करेगा करेगा। यही एक बहुत बड़ा प्रसंग निकल के आता है। वो प्रसंग क्या होता है कि चुंबक का मेरे सर पर आना हमारे चाहने और न चाहने पर निर्भर नहीं करता। ये बात समझिएगा, चुंबक का मेरे सर पर आना हमारे चाहने और न चाहने पर निर्भर नहीं कर रहा है। हम चाहेंगे तो, न चाहेंगे तो चुंबक चुंबक पर आएगा। क्यों? क्योंकि चुंबकत्व का गुण काम कर रहा है, वहां हमारा आपका गुण काम नहीं कर रहा है। अगर हमें वो चुंबक नहीं लाने हैं अपने सर पर, तो हमें उस रास्ते से नहीं गुजरना है। दो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आए। पहली चीज तो उस चुंबक का चुंबक पर आना हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि चुंबकत्व की वजह से चुंबक के पास आ रहा है, ना कि हमारे पास आ रहा है। अगर हमारे सर पर चुंबक न होता तो ये चुंबक कभी ना हमारे सर पर आते। अब चुंबक है इसलिए चुंबक आ रहा है, और इस चुंबक मेरे सर पर है इसलिए मेरे शरीर पर भार पड़ रहा है। अगर दो रीजन है, या तो हम उस चुंबक वाले रास्ते पर ना जाएं, या हमारे सर पर जो चुंबक है उसको उतार दें। दोनों में से करना पड़ेगा, तब आप हल्का हो पाएंगे। यही जस्ट चीज हमें सीखना है। यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ा था, समझ में आया।
अब आगे जो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो पढ़े नहीं इसलिए समझ नहीं आएगा। जैसे चुंबक चुंबक को खींचता है ना मित्र, वैसे विचार विचार को खींचता है। चुंबक का सारा गुणधर्म विचारों के गुणधर्म से मिलता जुलता है। अब यहाँ चुंबक तो हटा दिए, अब चुंबक नहीं है ये, लेकिन यहाँ से विचार निकलते हैं। अभी विचार है तो चुंबक है, यही समझना है कि अगर यहाँ से विचार निकल रहे हैं तो विचार निकल रहे हैं तो ये चुंबक निकल रहे हैं, क्योंकि विचारों का गुणधर्म चुंबक के गुणधर्म से सेम मिलता है। अब जो हम कुछ सोचते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब हम ये सोचेंगे, विचार करेंगे, तो यहाँ से जो तरंग निकलेगी विचारों के रूप में, ये तरंग ऐसे जाएगी तो उसकी जो प्रकृति होगी वैसे ही प्रकृति के तरंगों को अट्रैक्ट करेगी। ये चुंबक का गुण है, वो हमारे चाहने और न चाहने पर निर्भर नहीं करता। फिर यही वही बात आ गई। अब जो हम सोचते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में सोच लें। जो हम सोचते हैं, जो विचार करते हैं, ये विचार ही हमारे भाग्य बना रहे होते हैं। क्यों भाग्य बना रहे होते हैं? क्योंकि जो ये विचार निकलेंगे, ये चुंबक होंगे और जैसे निकलेंगे वैसे ही चुंबक वाले विचार को ये अट्रैक्ट कर देंगे। और हमने चुंबक वाले में ध्यान से देखा था कि चुंबक का हमारे सर पर आना हमारे चाहने और ना चाहने पर निर्भर नहीं करता। वैसे ही ये विचार भी उन विचारों को खींच के लेके आएंगे जिस पे हमारा नियंत्रण नहीं होगा। जैसे हम चुंबक को निकाल के फेंक देते थे तब चुंबक नहीं आता, वैसे इस पुराने विचारों को निकाल के फेंकेंगे तब हमारे पास पुराने विचार नहीं आएगी। यही बात समझाना था मुझे। आप जो पिछले माइंडसेट पर खोए हुए हैं, उस माइंडसेट को, उस विचारधारा को निकाल के फेंकनी पड़ेगी, तभी वो चुंबक वाली विचारधारा उस चुंबक से खींच के ले आएगी, अन्यथा नहीं जाएगी। अब आम इंसान के साथ क्या होता है कि लकीर के फकीर जिंदगी जी रहा है। 1920 में जो कहानी उसकी थी वो 2020 में अप्लाई करना चाह रहा है। घरों में, बड़ों बुजुर्गों में माहौल से अब विचार निकालते कैसे, इस पर प्रसंग कर लेते हैं। उसके पहले मैं एक चीज और इसका, जैसे मैंने वहां चुंबक के लिए बोला था कि चुंबक का मेरे सर पर आना मेरे चाहने न चाहने पर निर्भर नहीं करता, वैसे ही आकर्षण का सिद्धांत हमारे चाहने और न चाहने पर निर्भर नहीं करता। ये उन चीजों को वजूद में लाता है जिन चीजों के बारे में हम लगातार सोच रहे होते हैं। दो बात आ गई, चाहत और सोच। अब हमारे अंदर की चाहत कुछ और है, और लेकिन लगातार हम आदतन सोच कुछ और रहे हैं। मतलब कि हम चाहते हैं अमीर बने, लेकिन विचार हमारे गरीबों वाले हैं। मतलब हमने चुंबक को उतार के फेंका नहीं, चुंबक सर पे रखे रखे ही सोच रहे हैं कि नहीं यार, ये चुंबक मेरे सर पर नहीं आना चाहिए। 100% आएगा सर, ये नेचर है, लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम है, वो आएंगे ही आएंगे। वैसे हमारे जो विचार हैं, विचार हमारे सर पर आएंगे ही आएंगे, उस चीज को खींच के, जिसको कोई बदल नहीं सकता। बदलना सिर्फ यह है कि अपनी विचारधारा को बदल दीजिए, इस माइंडसेट को बदल दीजिए। जैसे एक माइंडसेट की चर्चा मैं करता हूँ, एग्जांपल, इसमें जुड़े बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, और रोज बोला जाता है कि सर जूम पर 3-4 अपने टीम से 3-4 लोगों को लेके आ जाइए। नहीं ला रहे हैं, नहीं ला रहे हैं। क्यों नहीं ला रहे हैं? आदतन उसी विचारधारा पर कल जिस पर थे उस पर आज भी हैं वो। उन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि हमने अपने सर से चुंबक को उतारा ही नहीं। एक बार मैं फिर से बोलूं, अगर हम जिन कामों में 100% समय दे रहे हैं, पूरी जिंदगी उसी कामों में, पिताजी भी मेरे उसी काम में लगे रहे, मैं भी उसी काम में लगा रहा हूं, ना मेरे पिताजी अमीर बन पाए, ना मैं अमीर बन पाया, न मेरा बेटा अमीर बन पाएगा। इस कामों में जब लगे हैं तो उस काम को साइड क्यों नहीं करते? क्यों नहीं अमीर बनने वाला काम शुरू करते? लेकिन माइंडसेट, इसी को बोला गया है ना कि हम जिस मेंटेलिटी के होते हैं उसी मेंटेलिटी के व्यक्ति, वस्तु, घटनाओं को अपने जिंदगी में ट्रैक्ट करते हैं। माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है ये चेंज करना। हाँ है, आज ही किसी को चोट लगती है ना, उस सेम डे चेंज कैसे माइंडसेट चेंज होगी? एक मोची जो जूता सीता था उसकी माइंडसेट क्या रही होगी, और उसके बेटे की माइंडसेट क्या चेंज होगी? आईएएस बन गया भाई। माइंडसेट चेंज हुई तभी ना। अगर वो भी विचारधारा वही रखा होता कि यार मुझे सुबह जाके जूता सीना है, तो जूता सीता, कहां से किताब कलम पकड़ के पढ़ता और आईएएस बनता? रिक्शा चालक की बेटी आईएएस बन गई। अभी भी बीपीएससी का रिजल्ट निकला, बहुत सारे गरीबों के बच्चे बड़े अच्छे पोस्ट पर निकल गए। माइंडसेट चेंज हुआ। आज हमारा माइंडसेट चेंज नहीं हो रहा है। मैंने दो बहुत अच्छा विषय भी चर्चा किया था, उम्र पर और स्वास्थ्य पर और धन पर। 1920 से लेकर 2020 तक के हमने देखा कि 1920 में 1 रुपए से परिवार चल जाता था, और 2020 में 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, तो 2040 में 10 लाख की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज हम जिस 2024 छोड़ चुके हैं, छोड़ने ही जा रहे हैं, 25 आने वाला है, तो इसमें की कंडीशन में 2 लाख रुपए महीने की जरूरत है। अगर 2 लाख रुपए महीने हम कमा नहीं पा रहे हैं तो हम एडजस्टमेंट की जिंदगी जी रहे हैं।
30-40 हजार रुपया कमा के 2 लाख रुपए वाले इनकम को एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पता चलता है कि बड़ी महंगाई है, हाँफते फिरते हैं। उम्र पर आ जाइए, 1920 में उम्र आपकी कितनी थी? 1920 में उम्र हमारी थी 150 एवरेज लाइफ ह्यूमन की, और आज 50 साल का सिमट गई है। 2040 में 30 साल, मतलब कि 30 साल की उम्र में हार्ट अटैक, मतलब मौत के सारे लक्षण दिखने लगेंगे आपको। जो लकी होंगे 50-60 साल, जैसे आजकल डेट में क्या है, 70 साल के हो गए चले गए, अच्छा हुआ 70 साल उम्र ही हो गया, तो हमारा माइंडसेट बन गया कि 70 साल उम्र में जाना होना तय है, क्योंकि प्रॉब्लम तो 50 में ही क्रिएट शुरू हो गई है। तो हमारे पास माइंडसेट बहुत पावरफुल होना चाहिए सोचने की। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ कि जो हमारा ये सब चर्चा इसलिए हो रही थी कि हम उस माइंडसेट को छोड़ नहीं पा रहे हैं, जो माइंडसेट से हम पिछले कई सालों से आ रहे हैं, पीढ़ियां दर पीढ़ियां। इस माइंडसेट को छोड़ने के लिए, जिस माइंडसेट से हम अमीर नहीं बन सकते, गरीब माइंडसेट और अमीर माइंडसेट, दो रिच माइंडसेट, पुअर माइंडसेट, दो तरह के माइंडसेट होते हैं। तो हमें वो पुअर माइंडसेट को छोड़ना पड़ेगा, मतलब जो हमारे सर पर चुंबक है उसको हटाना पड़ेगा, और नया मतलब रिच माइंडसेट। क्या रिच माइंडसेट है? बिहेव लाइक ए विनर, हमें विजेता की तरह व्यवहार करना चाहिए। अमीर लोग, आप एग्जांपल देखें, उनकी सब चीज की शेड्यूल फिक्स है। मुझे चीज आ रही है कि जब हमको लगता है कि मुकेश अंबानी की बेटी, क्या नाम था उसका, नाम, उसको मिला था 50,000 रुपए उसके बर्थडे पे, 2016 की बात है। तो उसने अपने मैनेजर के पास गई और बोला उसने कि मुझे अंकल, मुझे पैसे शेयर मार्केट में लगाने हैं। लोगों ने बोला नहीं भाई, शेयर मार्केट में क्यों लगाओगे, तुम्हारे पैसे एंजॉय करने के लिए है, पैसा तुम्हारे पिताजी कमा ही रहे हैं, क्या जरूरत है? कहे नहीं, मेरे दादाजी रिच माइंडसेट के थे और मैं भी रिच माइंडसेट के हूँ, और ये मेरे 50,000 रुपए स्टॉक मार्केट में लगा दीजिए। 50,000 रुपए, 15-16 की कहानी एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता है, बट 15-16 में उन्होंने 50,000 रुपया जबरदस्ती जीत के सामने उसके मैनेजर ने 50,000 रुपया स्टॉक मार्केट में लगाया, और 3 करोड़ रुपए हो गया था 2021-22 तक। और उससे उसने एक घर लिया जिसकी कीमत आज के डेट में 50 से 60 करोड़ है। ये होती है रिच माइंडसेट। हमारे पास क्या होता है, हम महंगे मोबाइल खरीदने की कोशिश करते हैं, महंगे कपड़े खरीदने की कोशिश करते हैं, उस पैसे से कोई चीज शुरू करने की कोशिश नहीं करते, हम कभी एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश नहीं करते, कोई नया सेटअप तैयार करने की कोशिश नहीं करते। ये माइंडसेट की बात हो रही है। आज गरीबों के पास माइंडसेट नहीं है, चेंज करने के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग। सर, जिसके पास पैसे नहीं है, अगर आज कोई एक दुकान ओपन करनी होगी, तो हमको 10-20 लाख रुपए की व्यवस्था करनी पड़ेगी। 10-20 लाख रुपए होंगे, फिर हमको एक प्लेस चुनना पड़ेगा, किस प्लेस पर बिजनेस स्टार्ट किया जाए। फिर हमें वहां बैठ के ग्राहक ताकनी पड़ेगी सड़क पर कि कोई आए, टर्नओवर हो, तब ना पैसा बनेगा। बिजनेस से पैसा नहीं बनता सर, बिजनेस में टर्नओवर पर पैसा बनता है। जैसे आपने 1 करोड़ रुपए की दुकान खोल दी और आपके पास राइट एक्टिविटीज नहीं है, मतलब दुकान कभी 10 बजे खुलती है, कभी 4 बजे भोर में खुलती है, कभी 3 बजे रात को खुलती है, तब आपका बिजनेस नहीं चलेगा। अगर आपकी दुकान सही समय पर खुले, राइट एक्टिविटीज हो, 10 बजे खुले, 10 बजे रात तक बंद हो, फिर भी पैसा नहीं आएगा। राइट एक्टिविटीज के साथ साथ टर्नओवर का होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी दुकान से माल बिकेगा तब आपको प्रॉफिट होगा, जब तक टर्नओवर नहीं होगा। तो हमारे पास बहुत बड़ा टर्नओवर करने के लिए बहुत बड़ा बिजनेस है हमारे पास, डायरेक्ट सेलिंग का। आम आदमी को समझ नहीं पाता, क्योंकि आम आदमी अपना वो माइंडसेट वाला चुंबक हटा ही नहीं रहा है। चलिए सर, बहुत अच्छा, हम लोगों ने एक बड़ा अच्छा प्रसंग किया, विचार बनाए जिंदगी में। अभी हम लोगों ने शुरुआत नहीं की, विचार पर ही हम लोग अटके रह गए। कल का जो विषय होगा, मेरा बहुत सारे एग्जाम्पल में तैयारी करके आया था मैं कि इस चीज बोलूंगा, लेकिन थोड़ा सा समय अभाव होता है, यहाँ हम समझ नहीं पाते, तब तक समय निकल लेता है। तो मैं एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि ये हमारे साथी जो आए हैं, एक बार कल हमारी जूम मीटिंग की दूसरी लिंक होगी, अंजलि को हम लोग थोड़ा सा फ्री करेंगे। कल एक दूसरी जूम लिंक मिलेगी हम सभी लोगों को, जिस पर भेज दिया जाएगा, उस पर हम लोग जुड़ेंगे। और अभी अंजलि सबको फ्री कर दो, एक बार हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर लें। और मैं आशा करता हूँ कि ये प्रसंग आपको पसंद आया होगा। समझ आने का बेहतर तरीका है, प्रयास हम लोग कर रहे हैं बेहतर से बेहतर देने का, जिससे आम इंसान समझ पाए इस बात को। तो बहुत अच्छा, ग्रेट आ गए हमारे पास, लालचंद जी आ गए, और बालेश्वर जी आ गए, और राघवेंद्र जी आ गए, और राकेश उपाध्याय सर आ गए, डीके मौर्य जी आ गए, पल्लव बोस का भी खुलने वाला है, आ गए। और इधर कौन आ गए, राकेश पटेल जी भी आ गए। राकेश राकेश कुमार मौर्य है, अच्छा। अमरेश पाल जी भी आ गए,
और इधर ब्रिजलाल सर भी आगे, बहुत अच्छा सर, आप लोगों को देखता हूँ मेरा दिन और बहुत शुरू हो जाता है। पल्लव सर आपके साथ हैं, जो है मैं नहीं समझता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपको। और आवाज आपकी नहीं आ पा रही है, लेकिन मैं प्रणाम बोलता हूँ आपको। आपके साथ जो है, संभवतः अगर पिताजी होंगे तो मेरे तरफ से चरण स्पर्श है, बोल दीजिएगा। और कभी दर्शन दिलवाइए इन लोगों का, हम लोगों को भी कभी अवसर दीजिए, घर पे आए, आशीर्वाद लें। आवाज नहीं आ रही है आपकी, और हमको लगता है कि अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं लोग। आज हमारे राकेश, अरे अरे, आज हमारे पत्रकार महोदय को बहुत ठंडी लग रही है सर, एकदम चापे है ऊपर से नीचे। आवाज नहीं आ रही सर आप लोगों की। आज मेरे को अवसर मिला है, मैं ही बोलूंगा, आप लोग सुनेंगे। आज राकेश राकेश उपाध्याय सर भी एकदम टोपी उपी लगा के मस्त बैठे हैं। आवाज नहीं आ रही, इधर डीके मौर्य जी मुस्कुरा रहे हैं, इधर देखिए सब निकल पड़े हैं सीना ताने लालचंद जी, एकदम कैप वैप लगा के। अच्छा है, मजा आता है आप लोगों को देख के। इधर बालेश्वर जी भी कैप वैप लगाए हैं, लेकिन देखिए मैं हूँ आपके सामने विदाउट कैप, ठंडी नाम की कोई चीज नहीं। कहते हैं ना, मर्द को सर्द नहीं लगती। बहुत बहुत बड़ा अच्छा लगा जब मैं आप लोगों को देख लेता हूँ ना, तो सर मैं समझता हूँ, जब मैं आप लोगों को देख लेता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है, मुझे एनर्जी दुगनी आ जाती है। ये कॉल हमारा कभी भी डिस्कनेक्ट हो सकता है। वकील साहब आगे, वकील साहब प्रणाम। आवाज लेकिन आप नहीं बोल, आप बोलेंगे तो मैं सुन नहीं पाऊंगा। आज मजबूरी है आप सभी लोगों को मेरे को सुनना, क्योंकि अंजलि हमको लगता है कि मोबाइल कहीं रखी है, समझ नहीं पा रही है, उसके पास बड़ी जिम्मेदारी होती है, उतनी बड़ी छोटी बच्ची इतना कर कम नहीं कर रही है। राकेश पटेल भी आगे, आज कैप तो हटा है राकेश सर का, वाह। आज कैप हटा है, बहुत शानदार। अरे बेटा अंजलि सुन लो, अब तक कम कम सुन के सबको फ्री कर दो, हम लोग एक दूसरे की आवाज भी तो सुन ले। 42 हो गया, आज मीटिंग लेट शुरू हुई थी क्या? ध्यान नहीं दे पाए हम लोग। अंजलि बेटा, अरे फ्री करो, हम लोग बेताब है एक दूसरे की बात सुनने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। अरे वाह, आ गया आ गया। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अरे एक बार खुल के सब लोग हंसी तो लेते, कम से कम शुरुआत हंसी से होती। ग्रेट सर, ग्रेट, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। बहुत शानदार, बहुत शानदार। 22 तारीख को हम सभी लोग मिलते हैं सर, 10 बजे मिर्जापुर, आपकी नगरी में, माँ विंध्यवासिनी के धाम में। और एक बड़ी ऑर्गेनिक खेती को लेके, एग्री प्रोडक्टों को लेके एक बहुत बड़ा शंखनाद किया जाएगा। और हम सब लोग पूरी ताकत लगाएंगे, गांव गांव तक पहुंचाएंगे, एग्री खेती के लिए प्रेरित करेंगे, और एग्री से रिलेटेड प्रोडक्ट पहुंचाएंगे। और जिन साथियों को ट्रेनिंग लेना है, अपने साथियों के साथ आज नाम दर्ज करा दें, चूंकि एंट्री बाई पास है, तो एंट्री लेने के लिए अपना नाम दर्ज कराएं कि मेरे इतने साथी एग्री के ट्रेनिंग में पहुंचेंगे। अरे आज मीटिंग कितने बजे शुरू हुआ था सर? अभी तो मीटिंग के साथ आज तो 6:44 हो गया। मैं पहले, हमने तो एक प्रसंग और खत्म कर। अच्छा, हाँ, तब मुझे लगा कि आज समय कम कैसे पड़ रहा है।